सो हाय, कैसे हैं आप लोग। मेरे साथ एक फ़ोन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये फ़ोन जनरली MTK के एक फ़ोन है। हम इन फ़ोनों का एक 4G फ़ोन है। हम इन फ़ोनों का आपको एमएमसी चेंज करना पूरा सिखाएंगे प्रॉपर तरीके से। कैसे आपका इसका एमएमसी चेंज कर सकते हैं और इसका एमएमसी चेंज करके इसको विद सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं विद डुअल IMEI। तो ये वीडियो इस पर होने वाला है। तो जो भी स्टार्ट कर रहे हैं कैरियर अपना या एमएमसी पर, वो भले ही जेटेक हो या फ्लैश 64 हो, तो वो जेटेक हो या फ्लैश 64 हो, तो हम इस पर एक पूरा केस स्टडी पर वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो हम अपने एप्लीकेशन में भी पूरा लगाएंगे, पर ये वीडियो हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे एप्लीकेशन में जो भी पढ़ाना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल देना है, इसलिए मैं जितने ज़्यादा हो सकता है उतने वीडियो बनाता हूँ। तो कुछ वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये नॉलेज हो, तो आप जिनको नॉलेज है तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं है ये वीडियो पूरा देखिए कि हम इस पर कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक फ़ोन है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है। इस फ़ोन के अंदर अगर हम सिक्योरिटी भी डालेंगे, हमारे पास में इसका ओरिजिनल IMEI है, ठीक है। तो ये फ़ोन पूरा वर्किंग है। हम इसका एमएमसी निकाल कर एक तरह से पूरा नया ही करेंगे और इस फ़ोन को चालू करेंगे, और इसकी सिक्योरिटी भी डालेंगे और रिपेयर करेंगे। किस तरीके से करेंगे ये आप समझे। तो जो भी बिगिनर्स है, तो हमारे पास एजी जेटेक भी है और हमारे पास फ्लैश 64 है, तो हम दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो मेरे को ज़्यादा अच्छा एजी जेटेक लगता है, क्योंकि इससे काम बहुत बढ़िया होता है। फ्लैश 64 बहुत दिखता आसान है और होने में भी आसान है, पर इससे जो आउटपुट निकलता है वो कभी कभी बहुत दुख देता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसको लेकर बैठोगे और इस पर काम करोगे, ठीक है। अभी तो जो मार्केट का हुआ है उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट इतना है कि जब आप रियलिटी में काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि पापा पापा है, बाकी सब अपनी जगह पर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसका एमएमसी उतार लेते हैं, और इसके बाद हम इसका धीरे धीरे प्रोसीजर समझते हैं कि पहला स्टेप क्या, अगला स्टेप क्या। हम इसकी इमेंसी को पूरी तरीके से नया करेंगे, क्योंकि इसमें इसमें देखो सैमसंग की इमेंसी लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इमेंसी को पूरा क्लीन करके RPM भी क्लीन कर देंगे, और इसी इमेंसी को वापस रीयूज कर लेंगे, एक तरीके से ये समझ के कि ये नया ही यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से ये पूरा मैथड आपको समझ में भी आ जाएगा, और जितना भी मैं थ्योरिकल पढ़ा रहा हूँ उतना समझ में नहीं आएगा, जितना प्रैक्टिकल बताऊंगा उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे, इस वीडियो में अपना लाइक जरूर छोड़ेंगे, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करेंगे, ताकि लोगों तक नॉलेज पहुंच सके। और जिनको भी इसके ऊपर UFS सीखना है या इससे अच्छा सीखना है, तो आप एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए, जो एप्लीकेशन के बारे में आपको आखिरी में डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैमरे पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं CPU ऑलरेडी रिबॉल है इसका, ठीक है। और सैमसंग की इमेंसी लगी हुई है KMQ। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं, और हम समझते हैं कि अगर आपके पास ये आता और ये पूरी इमेंसी डेड होती और ये काम नहीं कर रहा होता, फोन आपका 6.60 मिली एम्पियर ले रहा होता, तो आप इसको कैसे बनाते। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बनाया हुआ है, और यहाँ पर भी बना देता हूँ कि हम यही फोन को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर, तो ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिटी छोड़ी है ताकि बोर्ड आपको बता सकूं यही CPU है, और ये आप देख सकते हैं। तो इससे आप मिला भी सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एमएमसी उठा उठा लेते हैं। देखिए, जब भी आपके फोन आता है और आपके पास एमएमसी डेट निकलती है, तो सबसे बड़ा मसला बैठता है कि हमारे पास उसका बैकअप नहीं होता है। तो हमें ये इसको विदाउट बैकअप ही बनाना है, ठीक है। और विदाउट बैकअप बनाने में सिक्योरिटी नहीं बन पाती है। तो हमें इसको विदाउट बैकअप ही बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी इमेंसी को उतार लेते हैं। तो हमने इसकी इमेंसी को उतार लिया है।
हम क्योंकि इसी एमएमसी को यूज करने वाले हैं, मैं कोई दूसरी एमएमसी यूज नहीं करने वाला, क्योंकि अभी तो ये इसके साथ में पेयर हो चुका है। मैं इसकी आरपीबी जब क्लीन कर दूंगा तब समझ लेना कि बिल्कुल तरह से नया ही हो जाएगा। तो ये यूज कर लो या दूसरी एमएमसी यूज कर लो, तो बात एक ही है। आपको जब तरीके बताने हैं तो हम इस तरीके से भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जैसे मैंने कहा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि और लोगों को ये वीडियो को नॉलेज मिल सके आपके साथ, ठीक। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहले एप्लीकेशन ज्वाइन कीजिए, वहां जाके देखिए कंटेंट, फिर आपको बहुत मजा आएगा और समझ में आता है तो उसको परचेस कीजिए और सीखना आज ही से चालू कर दीजिए, कल से भी नहीं। तो हमने एमएमसी के सरफेस को क्लीन कर दिया है, ठीक है। और काम करते समय अगर आप अपनी टेबल को साफ रखेंगे तो आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। जनरली मैंने लोगों की टेक्नीशियन की टेबल बहुत गंदी देखी है, और तो जो काम करते हैं उनकी टेबल पर बहुत साफ करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एमएमसी पर। ये हमारी एमएमसी है, पहले हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इसी को रीयूज कर सकें। ये वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी डिटेलिंग मिलने वाली है 2025 के हिसाब से। ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि हम इजी जेटेक से बनाए कि फ्लैश 64 से बनाए। दोनों से ही हम इस सेट को रिपेयर कर सकते हैं इजी, ये दोनों से ही रिपेयर हो जाता है। तो हम इसको फ्लैश 64 से, चलिए फ्लैश 64 से ही बनाते हैं। मैंने कहा कि सबसे बेस्ट ये है, पर अभी बहुत सारे लोगों के यहाँ इजी जेटेक है ऑलरेडी, फ्लैश 64 बहुत कम लोगों के पास है। तो मैं दोनों से ही आपको समझा देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो मूड है वो इससे बनाने का है। तो हम सबसे पहले इसमें अपना कनेक्टर लगा लेते हैं। ये हमारा, हमें जो कनेक्टर चाहिए वो एमएमसी वाला कनेक्टर चाहिए। तो मैं आईसी फ्रेंड का कनेक्टर यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मैं BJ221 लगाऊंगा। 221 का नोज कट पॉइंट आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए यार, 221 का नोज कट पॉइंट, नोज कट पॉइंट की जगह हम यहाँ लगा देंगे, क्योंकि उसके जो बॉल्स है वो इधर इस साइड आते हैं, इसमें आते हैं। तो ये हमने आईसी लगा दिया। अब हमें BJ221 को हमें अपने एडेप्टर में लगाना है और हमें यहाँ पे एमएमसी वाला एडेप्टर कनेक्ट करना है, ओके। अब तो सबसे पहले हम इजी जेटेक का टूल खोलेंगे। तो हमें जेटेक प्लस खोलना है, +2 नहीं खोलना है, क्योंकि +2 यूएफएस के लिए है, हमें जेटेक खोलना है। तो हम जेटेक को खोलेंगे, इसमें हम इसको एडमिन करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिन। तो ये हमने कर लिया है। अब अगर हमें इसका बैकअप लेना है तो बहुत अच्छे से हम बैकअप ले सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। बट मैंने कहा कि मैं इसका बैकअप नहीं लूँगा, क्योंकि मैं समझूंगा कि आईसी डेड है और मैं दूसरी ही लगा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर इजी ई सॉकेट सेलेक्ट करना है। जब मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ के जो ऑप्शन है वो बदल जाएंगे, देख रहे हैं आप यहाँ पर। और चेक एमएमसी यूएफएस पे टिक करूँगा। तो यहाँ पर वो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है। इंटरनेट चल रहा है घर में, मम्मी 2 दिन से बंद है ये।
अभी मैं करता हूँ, मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, बहुत एडिटिंग करनी पड़ जाती है कसम से, मैं सच बता। तो तुम करके चल गए हाँ 2 दिन से बंद है। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, तो चलिए अभी हमारा कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी लाइव भी एक्सीड हो चुकी है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इन फ़ोनों के अंदर जनरली जो लाइव होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लाइव एक्सीड MLC और SLC दोनों एक्सीड है, मतलब अब ये फ़ोन भी रीस्टार्ट पे रहेगा और भी बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी। और इसका जो RPM भी है वो नॉट क्लीन है, सैमसंग का है, तो हम इसको क्लीन करके इसकी हेल्थ बना के इसी को रिपेयर करके एक तरह से नया ही बना देंगे पूरी तरीके से। समझो कि हम MMC ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको पूरा इरेज करके बनाएंगे। ठीक है, और हमें सिक्योरिटी भी रिपेयर करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मीडिया टेक जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम ट्राई टू रीड MMC करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर का, ये देखिए ये सारी जो इसकी फर्मवेयर है, जो इसके सारे क्रिटिकल फाइल्स या फ्लैश फाइल सब कुछ है वो यहाँ आपको मिल जाते हैं। आपको कौन सी फाइल का बैकअप लेना है वो आपको इसमें नहीं पता चलेगा। बस आप उसके लिए क्या करना, उसके लिए आप जेटेक टूल ओपन करना। ठीक है, तो ये तब है जब आपका आईसी ओके हो और जिस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है उतना आपको मिल जाए। जेटेक टूल से इसका आपको हेल्थ भी रिपेयर हो जाएगा, तो हम इसका हेल्थ भी रिपेयर कर देते हैं। MMC में जाएंगे, डिटेक्ट करेंगे और यहाँ पर पार्टीशन में टिक करेंगे। ये पार्टीशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये देख, अब यहाँ पर आपको जितने भी पिंक कलर के ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये आपके NV रैम, NV डाटा, ये आपके वो हैं जो आपका बेसमेंट और IMEI दोनों दे देंगे। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से आपको पता चल जाएगा इजी जेटेक के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका रीड कर लेते हैं FFU फाइल, क्योंकि हमें सबसे पहले तो इसकी हेल्थ को रिपेयर करना जरूरी है। तो मैं सबसे पहले इसको इरेज करना चाहूँगा, तो मैं एक वर्ड के साथ में चलूँगा तो ज़्यादा अच्छा है और आपको समझाते हुए जाऊँगा तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा। तो हम कर रहे हैं MTK MMC चेंज प्रोसेस। हालांकि उसी MMC को मैं पूरा क्लीन करूँगा, तो वो एक तरह से चेंज ही प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि आप सैमसंग में RPMP को जब 0 कर देते हैं तो चेंज ही प्रोसेस है। में MTK के अंदर RPMP मैटर नहीं करता है। RPMP क्या होता है? RPMP रिप्ले प्रोटेक्शन मेमोरी ब्लॉक, एक आपकी हार्डवेयर आईडी होती है जो आपकी CPU के साथ में होती है, जिसका बाइंडिंग CPU के साथ होता है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जितना भी हमारा जो न्यू MMC का डाटा है वो हमें इरेज करना है। फिर उसके बाद उसकी हेल्थ अगर ख़राब है तो रिपेयर कर लेना है, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? सैमसंग में। बट उससे पहले हमें न्यू MMC फाइंड करनी है। तो न्यू MMC मतलब सबसे पहले हमें फाइंड कंफर्टेबल MMC चाहिए। तो इसके लिए दो तरीके हैं, मैं दो तरीके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर आप जेटेक से कर रहे हैं तो मैं जेटेक से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए खुल गया है, कोई नहीं। तो दो तरीके हैं, एक है फोन माइक्रो DB, ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो एक तरीका है फोन माइक्रो DB, और दूसरा तरीका भी बताता हूँ मैं आपको। तो पहला तरीका है माइक्रोफोन DB। अब इसका नाम असल में फोन माइक्रो DB है। दूसरा तरीका है प्रीलोडर फाइल से। ठीक है, तो दो तरीके तो यहाँ पर आप जो क्लियर कट है जिनसे ही बेसिकली काम किया जाता है। प्रीलोडर फाइल के लिए आपको देखो जेटेक खोलना है, यूटिलिटी में जाना है और प्रीलोडर परसर में क्लिक करना है, और यहाँ पर जाकर आपको आपकी फाइल पर जाना है। फाइल के अंदर प्रीलोडर कनेक्ट करना है और आपको यहाँ पर आपका यह डाटा मिल जाएगा।
और ये डाटा ये देखिए, तो ये डाटा है आपका इमेमसी का। अब इसके अंदर ये सारी इमेमसी आपकी सपोर्ट करती है। अभी जो हमने फिलहाल कनेक्ट की है, अगर हम उस इमेमसी की बात करेंगे तो इस इमेमसी का डिटेलिंग भी हम निकाल लेते हैं। तो अभी हमने जो कनेक्ट की है वो हमें कनेक्ट की है हमने QE63MB। तो यहाँ पर आप देख लीजिए QE63MB, तो ये तो इंस्टॉल आई है, मतलब ये बोर्ड के साथ ही आई है, और ये हम लगा सकते हैं अलग से, जिसमें बट हम मीडियाटेक के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे आप माइक्रोन की भी लगा सकते हैं, बट आपको हेल्थ रिपेयर होनी चाहिए उसकी, आपको आरपीएम भी की क्लीन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप आरपीएम भी क्लीन करेंगे तो, और एमएमसी चेंज कर रहे हैं तो एमएमसी चेंज प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। क्योंकि एमएमसी चेंज प्रोसेस के अंदर आप सीधे ग्लोबल फाइल डालेंगे तो होगा ये कि आपको आईएमईआई बनाने में दिक्कत जाएगी, रिपेयर करने में ओरिजिनल आईएमईआई नहीं आती है। तो आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसकी जो सीआईडी है, जिसको कार्ड आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, ये इसको सपोर्ट करता है। दूसरा तरीका है फोन माइक्रो डीबी। इसके अंदर आपने लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद ये फ्री है, आपने गूगल में जाकर फोन माइक्रो डीबी लिखकर आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपने यहाँ पर Xiaomi में जाना है, और अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पर आपका डाटा मिल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप इमेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखो, ये सारी इंस्टॉल है यहाँ पर, इसमें हमारी आईसी भी होगी, ठीक है। हमारी आईसी के ऊपर जो पार्ट नंबर लिखा होगा उससे हम अपनी आईसी का पता बहुत इजीली लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए हो। आप इनमें से कोई सी भी आईसी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसको 4 GB भी बना सकते हैं रैम को, 2 GB भी, 3 GB भी। तो अगर आपके पास सारी इमेमसी का जो वर्जन है वो 5.1 ही है, तो यहाँ पर भी आप देखें तो इमेमसी का जो वर्जन चल रहा है वो इमेमसी यहाँ पे देखिए 5.1 ही आपको देखने को मिलेगा। 1.8 इमेमसी 5.1 हमें दिख रही है। सैमसंग हमें यहाँ पे इसका नंबर दिखाई दे रहा है, और ये हमारा रूम 1 है और रूम 2 है, और रूम रूम 1 रूम 2 का हमारा जो बेसिकली इसमें डाटा रहता है। रूम 1 हमारा मेन इसमें यूजर एरिया है, रूम 2 रूम 3 का कैपेसिटी एक ही रहता है, ठीक है। चलिए, तो कंफर्टेबल ये आपको डन हो चुका है आई गेस, ये आपको क्लियर हो गया। अब हमें एमएमसी का जो डाटा है वो एरेस्ट करना है, ठीक है, ताकि हम इसकी हेल्थ को रिपेयर कर सके। हेल्थ रिपेयर करने से पहले एमएमसी का डाटा हमेशा एरेस्ट कर लेना चाहिए। तो इसको एरेस्ट करने के लिए हम एडवांस में जाएंगे, और यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट्री रिसेट है, यहाँ पर फैक्ट्री रिसेट प्लस फॉर्मेट भी है, हम इसको भी टिक कर सकते हैं और देखते हैं कि ये रिसेट करता है कि नहीं। देखिए, अब जैसे अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि क्या इसने इसका रिसेट किया है, तो क्या हमें इसका देखिए, तो इसके अंदर जो भी पहला का कंटेंट होगा वो पूरा एरेस्ट हो जाना चाहिए। पार्टीशन टेबल नॉट फाउंड आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है ये एरेस्ट हो चुकी है, ठीक है। सैमसंग के अंदर आप यहाँ पर जनरल पे जाकर आप सैमसंग के लिए फैक्ट्री रीसेट प्लस फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब हमें ये टूल बंद करना है। अब हम इसकी हेल्थ रिपेयर करेंगे, और हेल्थ रिपेयर के लिए हम जेटेक टूल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम उसकी FFU फाइल को रीड करेंगे और उसी फाइल को हम राइट कर देंगे। सिंपल है, देखिए।
MMC पे जाएंगे, डिटेक्ट करेंगे, पार्टीशन तो कोई आने नहीं वाले। क्यों? क्योंकि इसका जो है सारा डाटा डिलीट हो चुका है। अब हमें करना ये है, एडवांस पे जाना है और हमें डंप MMC फर्मवेयर पे टिक करना है और यहाँ से हमें इसको फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। FFU फाइल है। ये देखिए, तो ये हो गया है सक्सेस। अब अगर आपके इसमें एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फाइलें इसके अंदर पहले से प्री लोड होती है, तो जब आप कनेक्ट करते हैं तो ही उसका बैकअप बना लेता है। तो अब हम वेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि MMC पूरी तरीके से डैमेज है अभी तो IC, क्योंकि देखिए नॉट रिस्पॉन्ड पे चली गई है, क्योंकि इसमें इसका हेल्थ काफ़ी गिर चुका है और ये बिल्कुल भी काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो जो कि हम इसको अभी रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम अपडेट डाटा पे, अपडेट MMC FU पे टिक करते हैं। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, इजी मोड भी है और एडवांस मोड भी है। ठीक है, एडवांस मोड में आपको यहाँ पर टिक करके कीप करंट फाइल को आप ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे फाइल दिख रही है तो 3 डॉट से आपको फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको कंफर्म करना पड़ेगा। और इजी मोड पे अगर आपको यहाँ पे ऑलरेडी फाइल दिख रही है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कंफर्म कर सकते हैं। मैंने इजी मोड यूज़ किया है क्योंकि मुझे नीचे फाइल दिख रही है। अब देखिए ये सक्सेस हो चुका है, तो ये अपनी CID को भी चेंज करेगी। तो जब MMC को हम RPM भी क्लीन करते हैं और उसकी हेल्थ रिपेयर करते हैं सैमसंग की, तो वो अपनी CID को भी रिपेयर कर देता है और एक नया CID उसको दे देता है। अब हम यहीं पर नया फिर से ये AG-Jetec प्लस, AG-Jetec का प्लस का ओपन करेंगे टूल, और AG-Jetec टूल को ओपन करके फिर से हम इसका हेल्थ चेक करेंगे। तो अब आप देखेंगे इसकी हेल्थ 0 से 10% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट में ही अब यहाँ पे हमें देखिए वो डाटा जो पहले आ रहा था कनेक्ट पे ही हमें कि हमारी SLC MLC पूरी एक्सीड हो चुकी थी। अब आप यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे और स्मार्ट रिपोर्ट पे टेक करेंगे तो आपको इसकी हेल्थ दिख जाएगी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 0 से 10 इसकी हेल्थ आ चुकी है, तो सही है। अब हमें करना ये है, हमें इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जाकर हम इसके MTK में, और यहाँ पर एक MTK 2 है और एक MTK 1 है, हम यहाँ पर इसको 1 पर टिक कर देंगे तो इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन भी सेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। तो अब ये IC, अब हमें राइट बाय वेंडर पे जाना है और हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास डंप है नहीं है, और हम इसका डंप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। इंटरनेट पे अभी 6A का डंप मिल जाता है, पर ये एक यूनिवर्सल MMC रिपेयर की आपको है कि आपको MMC रिपेयर कैसे करें विदाउट डंप, क्योंकि ये सिर्फ बात मॉडल की नहीं है, कोई सा भी और मॉडल आपको मिल सकता है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसकी फ्लैश फाइल चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे देखिए MMC राइट बाय वेंडर पे जाएंगे और यहाँ पर हम मीडियाटेक पे जाएंगे और स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करेंगे इसकी, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। स्कैटर फाइल सेलेक्ट करते ही आप देखिए यहाँ पर इसके GPT पार्टीशन पूरी तरीके से बन चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ से स्कैटर फाइल को पूरा यहाँ से फ्लैश करके इसको ऑन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर पूरी फाइल को हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्री लोडर को टिक करेंगे। आपको यहाँ पर प्री लोडर दिखाई दे रहा होगा, और हम यहाँ पर डी पार्टीशन में टिक करेंगे और यहाँ पर राइट कर देंगे। हमें सिर्फ प्री लोडर की फाइल को राइट करना है। आप देख सकते हैं मेरी प्री लोडर की फाइल राइट हो गई है। तो प्री लोडर फाइल राइट करने के बाद भी मेरे को सेम वही वैल्यू मिलेगी जो मुझे MTK में यहाँ पर प्री लोडर फाइल से। अब हमारा फ़ायदा ये है
कि जैसे ही हम इसको फिर से रीड करते हैं तो ये हमको एक टेबल बनाकर देगी। जीपीटी टेबल का होना बहुत ज़रूरी है फ्लैशिंग के लिए। ये कॉलकम के जैसे काम नहीं करता है कि आपने सिर्फ पोर्ट बनाया और आप काम करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसको यहाँ से भी, हम इजी जेटेक 2 खोल रहे हैं, दिखाता हूँ यहाँ से खोल के एक बार, और जेटेक टूल भी खोलता हूँ। ये काम फ्लैश 64 में इससे भी ज़्यादा आसान है। हमने सिर्फ फ्लैश फाइल से ही, हमने डम का यूज़ नहीं किया है, हम इसका डम का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, देखिए रूम 2, रूम 3, रूम 1 हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें रूम 1 हमारा मेन डाटा है 16 GB या 14 GB लिखा है, इसका मतलब 16 GB का ही है। स्कैन आफ्टर में कनेक्ट करेंगे, फिर से इसको कनेक्ट करेंगे और इसके देखेंगे कि पार्टीशन यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इसके पूरे पार्टीशन देखिए अब पूरी तरीके से बन चुके हैं। इसका मतलब है कि ये तैयार हो गई है फ्लैशिंग होने के लिए। जीपीटी हेडर इस फाउंड हो गया है और कोई भी किसी तरह का एरर हमें देखने को अभी नहीं मिला है, और इसकी हेल्थ भी हमारी ओके हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हम स्मार्ट रिपोर्ट में इसकी हेल्थ चेक कर लेंगे, ये भी हमारा ओके है। अब हम इसको बोर्ड पे लगाएंगे और इसको फ्लैश करेंगे, और उससे पहले हमें इंजीनियरिंग फाइल भी डाउनलोड चाहिए और कुछ फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ कौन कौन सी फाइल हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर, अब इसके बाद हमें चाहिए इंजीनियरिंग फर्मवेयर। हम इंजीनियरिंग फाइल से इसको फ्लैश करेंगे, और फ्लैश करने के बाद जब ये ऑन होगा तो हम उसका सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे। फिर हम उसके बाद ग्लोबल फाइल से फ्लैश करेंगे, और उसके बीच में हम देखेंगे कि हमें डुअल IMEI आता है, नहीं तो हम उसका डुअल IMEI का भी काम करते हैं, और अगर हमें NV डाटा का एरर आता है तो उसका भी हम आपको सोल्यूशन समझाते हैं। ठीक है, तो अब हम IC को उतार लेते हैं, IC को वापस लगा लेते हैं। इसके बाद और बोर्ड को फ्लैश करेंगे फिर। Bounce, 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 तो हमने IC लगा दी है, अब हम इसको बोर्ड को ठंडा करेंगे, और ठंडा करके हम इसको इंजीनियरिंग फाइल से फ्लैश करेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले ओपन करेंगे अपना SP फ्लैश टूल। इसमें हमें फाइल लेनी है,
सेम स्कैटर वाली। और अब हम इसमें केबल लगाएंगे। तो देखिए हमारी फ्लैशिंग चालू हो गई है। आपको बैटरी लगाए रखना है, और अगर किसी तरह का एरर आता है तो उसको देखिए, कस्ट का एरर आ रहा है तो कस्ट फाइल को अनटिक करेंगे। और वापस फिर से फ्लैश करेंगे। तो हमारा सेट फिर से वापस फ्लैशिंग में आ चुका है। ठीक है, अब हम वेट करेंगे, थोड़ा फ्लैश हो जाने देते हैं। किसी भी तरह का जो एरर आए, आपको एरर को पढ़ना है, उसकी कोडिंग देखनी है कि कौन सी फाइल से मैच होती है, वो फाइल को बस अनटिक कर देना है। देखिए डन हो चुका है। अब हम फोन की कंडीशन देखेंगे। तो हमारा फोन ऑन हो गया है, पर ये जो ऑन होगा, ये ग्लोबल, ये आपका ग्लोबल फाइल से ऑन नहीं हो रहा है, ये हमारा ऑन होगा इंजीनियरिंग फाइल से। ये देख सकते हैं आप। तो ये इसलिए हमने ऑन किया है क्योंकि इसके अंदर हमें सिक्योरिटी रिपेयर करनी है अभी। ये देखिए, तो इस तरह से सेटिंग आती है। इसको आपको नीचे से ऊपर तक ले जाना है, और यहाँ पर ये सेटिंग में टिक करना है। जो भी आएगा चाइनीज में आएगा यहाँ पर। चलो अब इसका आईएमईआई रिपेयर कर लेते हैं। इसका आईएमईआई रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल में जाके MAUI मेटा टूल जो हमारा है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ये फ्री होता है MAUI मेटा टूल। इसको हमें गूगल से डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट चला देता हूँ। ठीक है, अब इसको चलाने पर आपको केवल कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कनेक्ट करके आपको वॉल्यूम डाउन दबा के बैटरी लगाना होगा। वॉल्यूम डाउन दबाना है और आपको केबल लगाना है, और कुछ देर तक आपको इसको वॉल्यूम डाउन दबाए रखना है जब तक ये गेट कर्नल पोर्ट तक ना चले जाए। तो जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम डाउन दबाया हुआ है, और अब मैं केबल लगा रहा हूँ इसके अंदर। और अब आप देखिए यहाँ पर, तो ये गेट कर्नल पोर्ट में जा चुका है, तो इसका मतलब ये एक्टिव हो चुका है। तो वेट करना, धीरे धीरे कनेक्ट AP, और ये अपने लिस्ट को बढ़ाते बढ़ाते कनेक्ट MD तक चला जाएगा। और जब यहाँ पे कनेक्टिंग आ जाएगा हरे कलर का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टूल कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब आपको लोड DB पे टिक करना है और फ्रॉम टारगेट पे टिक करना है। लोड DB पे टिक करके फ्रॉम टारगेट पे टिक करके आप यहाँ पर ये लोड DB सक्सेस बताएगा। फिर आपको इसके बाद में यहाँ पर IMEI लिखना है, या तो आप यहाँ पे टच करेंगे तो IMEI डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी जो ओरिजिनल IMEI है वो राइट करना है। पहले एक करके राइट करना है। जब ये राइट हो जाएगी, एक दो बार नहीं हुई तो 2-3 बार कर लेना, और दूसरी करके राइट कर देना है। राइट हो जाने के बाद फिर इसको डिस्कनेक्ट करना है, और अपने फोन में देखना है कि ये IMEI आपका चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। तो चलिए अब हम फोन को स्टार्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। अभी हमारा जो OS है वो इंजीनियरिंग फर्मवेयर ही है। और दोस्तों, ये वॉइस मुझे डालनी पड़ी अलग से, क्योंकि बेसिकली जो मेरा रिकॉर्डिंग था उसमें वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम *0# करके चेक करेंगे, हमारा डबल IMEI यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसको स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम सेटिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें फ़ोन का जो बटन दिख रहा है उसको टिक करना है, और इसको इंग्लिश करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको।
ठीक है, नहीं तो बहुत से लोग इसको इंग्लिश करने में अपना आधा एक घंटा पूरा वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने कोडिंग ये देखिए, आपको यहाँ पर डबल IMEI दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब है हमारा IMEI चढ़ गया है। आपको IMEI नंबर अच्छे से चेक कर लेना है, ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आपको चेंज नहीं करना है, ये इलीगल होता है। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो ग्लोबल फर्मवेयर है वो फ्लैश करेंगे। तो हम कंप्यूटर में वापस चलते हैं और ग्लोबल फर्मवेयर के लिए मैं अपने SP फ्लैश टूल के अंदर जाऊँगा, ठीक है, जिससे मैंने अभी अपनी इंजीनियरिंग फर्मवेयर फ्लैश की थी। जैसे कि मैंने बताया, ये मेरा एडिटेबल एक मॉडिफाई SP टूल है। इसमें मुझे बाईपास आउट करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने फोल्डर से अपनी ग्लोबल फाइल को ले लिया है और कस्ट फाइल को भी मैंने अनटिक कर देना है। तो कस्ट फाइल को आपको अनटिक करके ही इसको फ्लैश करना है। अब इसके बाद में आप इसको बाईपास में और पे टिक करके डाउनलोड पे लगाएंगे, फिर आपको वॉल्यूम अप दबाना है और वॉल्यूम अप दबाकर आपको केबल लगा देनी है। तो मैं ट्विजर से वॉल्यूम अप और ग्राउंड को स्विच कर रहा हूँ और केबल लगा रहा हूँ। तो इसके बाद इसकी फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। फ्लैशिंग में कुछ टाइम लगेगा। ये देखिए फ्लैशिंग चालू हो चुकी है। अगर कोई एरर आता है तो हम इसको समझेंगे कि वो एरर क्या है। अगर आपको मान लीजिए बार बार रैम का एरर आ रहा है, रैम लिखकर एक एरर आ रहा है, तो आप समझ लेना कि आपकी जो एमएमसी है वो सही तरीके से नहीं लगी है। और अगर वो सही तरीके से लगी है तो आपको CPU को एक बार रिवॉल्व करना है। और अगर आपने CPU को भी रिवॉल्व कर लिया, एमएमसी भी सही तरीके से लगी है, तो इसका मतलब है कि आपका रैम यहाँ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो आपको एक बार उस IC को ही चेंज करके देख लेना है, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। फ्लैशिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि USB से फ्लैशिंग काफ़ी स्पीड में होती है। यही फ्लैशिंग हम JTAG से करते हैं तो काफ़ी स्लो होती। और फ्लैश 64 के अंदर तो बहुत जल्दी हो जाती फ्लैशिंग। बट यही है कि कंडीशन नहीं होता, ये सब पता नहीं चलता कि फ़ोन ऑन होगा कि नहीं होगा या लोगो पे आएगा। क्योंकि जब भी इन टूल से हम फ्लैश करते हैं तो पूरा फ़ोन ऑन होने का सक्सेस रेट थोड़ा कम ही रहता है। तो देखिए फ़ोन फ्लैश हो गया, थोड़ी सी स्पीड में मैंने चलाया है हालांकि, ठीक है। अब मैं फ़ोन को वापस ऑन करूंगा और मेरा फ़ोन नॉर्मल तरीके से ऑन होना चाहिए और जिसमें मेरा IMEI भी होना चाहिए और बेसबैंड भी होना चाहिए। बेसबैंड ऑलरेडी आपका फर्मवेयर से ही आ जाता है जो आप फर्मवेयर फ्लैश करते हैं, तो कि उसमें NV डाटा रैम की फाइल होती है और NV रैम से आपका बेसबैंड इसमें अपग्रेड हो जाता है। तो बेसबैंड MTK के अंदर अगर आपका सॉफ्टवेयर से दिक्कत है तो आपको NV रैम NV डाटा की आपको NV डाटा NV रैम की फाइलों को अगर आप चढ़ा देंगे तो आपका बेसबैंड इसमें आ जाना चाहिए। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है IMEI। तो अगर ये फ़ोन ऑन होने के टाइम पे, क्योंकि हमने पूरा RPMP की को क्लीन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NV डाटा का एरर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रिकवरी मोड पे जाएगा और ये देखिए ये आ गया है NV डाटा इज करप्टेड। तो चलिए इसको भी रिपेयर करते हैं। कैसे इसको रिपेयर करना है, तो इसके लिए इसका हार्डवेयर RSA रजिस्टर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देने वाला हूँ आज इसी चैनल पे। और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर कर देना। आपको जाना है मेरी वेबसाइट पर, पहले तो asatelecom.in लिखना है, फिर उसके बाद में यहाँ पे फ्री टेस्टेड फाइल पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाकर RSA हार्डवेयर सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढना है, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी डिसेबल हार्डवेयर सोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसको टिक कर देना है। ये फ्री है सॉफ्टवेयर, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं लगा। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना और जो अपडेटेड फोटो हैं वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सारे अपडेटेड फोटो यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से 1 क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं लगा। आप जब RSA को खोलेंगे तो आप यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट करना और देखिए ये रजिस्टर को हमें रिमूव करना है। ये हमारे बोर्ड ID का रजिस्टर है, तो हम ये ID रजिस्टर को रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे में आप और भी मॉडल पे जाके यहाँ से सोल्यूशन उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और ये रजिस्टर को रिमूव कर देते हैं। ये रजिस्टर रिमूव करने के लिए मुझे ये जो सील्ड है इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे अपना ट्विजर को थोड़ा सा अंदर डालना है और रजिस्टर को मैं वहाँ से थोड़ा हटा दूंगा। तो देखिए मैंने रजिस्टर हटा दिया है और मे भी आपको शायद दिखे ना, आप देख सकते हैं आप रजिस्टर मैंने हटा दिया है। अब हम वापस इसको ऑन करेंगे तो ये आप नॉर्मली तरीके से ऑन हो जाना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं आना चाहिए। इसमें आपको सिक्योरिटी के साथ में ये होना चाहिए। तो ये कंप्लीट आपका सोल्यूशन है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। इस वीडियो में मैंने सारी डिटेलिंग दी है जो एक इंस्टीट्यूशंस में अच्छे इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिल पाती है। और अगर आपको लगता है कि आपको
फ्री में इतनी डिटेलिंग हम दे सकते हैं, तो एप्लीकेशन में फिर आप इससे भी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग ले सकते हैं। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल अगर पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और उसमें 1 घंटा 2 घंटा बोलते रहने से अच्छा है कि अगर 15-20 मिनट का भी वीडियो बना के डाला तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो इसमें बैटरी का एरर आ गया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बैटरी लो का एरर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो अभी हम इसमें चार्जर केबल लगाएंगे, और जब भी आपको आए तो आप घबराना नहीं, चार्जिंग केबल लगाना और अपना फ़ोन को ऑन करना। तो फ़ोन नॉर्मली तरीके से ऑन हो जाएगा आपका। और अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आप इसको वॉल्यूम अप दबा के रिकवरी मोड पे ले जाकर फिर सिस्टम रिबूट कर देना, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने बोला, इसकी वॉइस मेरी मिस आउट हो चुकी थी, इसलिए मैंने अलग से इसमें वॉइस डाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऑन हो जाने के बाद हम इसका पूरा प्रोसेस करेंगे इसको होम स्क्रीन के लाने तक। तो जब तक ये ऑन हो रहा है, ये मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। अगर आपको एसर टेलीकॉम से पढ़ना है, आपको आगे एसर टेलीकॉम से अपना कैरियर बनाना है, तो आप सबसे पहले फेसबुक में जाकर एसर टेलीकॉम सर्च कीजिए। यहाँ पे एसर टेलीकॉम इस तरह का आपको लोगो मिलेगा, और 5.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है हमारे और फॉलोअर्स हैं। और बहुत सारे वीडियो, अभी मैंने Redmi Note 8 Pro का UFS चेंज का वीडियो डाला है, जो खास तौर पे सिर्फ एप्लीकेशन के लिए डाला। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो MMC कैसे चेंज करते हैं वो बता रहे हैं। फेयरवेल चल रहा था हमारा, यहाँ हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो इसको आगे स्किप कर देते हैं, और स्किप करके जल्दी से हम फ़ोन को ऑन करते हैं। तो देखिए हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा फ़ोन ऑन स्क्रीन पे आ चुका है। अब हम इसके अंदर IMEI चेक कर लेते हैं कि हमारा IMEI आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और डबल IMEI हमें मिलना चाहिए। तो देखिए हमें डबल IMEI मिल रहा है, तो हमारा IMEI भी आ गया है। और मैं आपको बेसबैंड भी चेक करवा देता हूँ इसके अंदर। तो बेसबैंड तो रहेगा ही, तो बेसबैंड भी है। तो आइए मैं आपको इसका बोर्ड भी चेक करा देता हूँ कि मैंने यही बोर्ड पे काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो हम इसके बोर्ड को खोल लेते हैं, और जो पीछे मैंने निशान लगाए थे वो निशान भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको मैच भी कर सकते हैं बिफोर वीडियो पे ले जाकर, शुरू के स्टार्टिंग में सेम वीडियो है कि नहीं है। ये वही रजिस्टर जो हमने अभी निकाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रैच लगा, यहाँ पे ऊपर हमने ये बनाया था, और यहाँ पे आप बोर्ड की कंडीशन सेम देख सकते हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताएगा जरूर, और ऐसे ऐसे वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे। आप हमें लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।